अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेबीज़। रेबीज़ या इसे आम तौर पर हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, एक्वाफोबिया भी एक और इसका नाम है। इसे जूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो वायरल है और ये एनिमल्स के ज़रिए स्प्रेड होता है, यानी इसकी जो ट्रांसमिशन है, मुंतकली है, वो एनिमल्स के ज़रिए होती है, इसलिए इसे जूनोटिक इन्फेक्शन कहा जाता है। इसकी जो वजह है वो एक वायरस है जिसे आम तौर पर हम लीसा वायरस बोलते हैं, रेबीज़ लीसा वायरस। इसकी जो शेप है वो बुलेट जैसी होती है, जैसे एक बंदूक की गोली होती है। इसकी बॉडी की एक आउटर कवरिंग है जिसके ऊपर स्पाइक्स लगे होते हैं, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, और इस ग्लाइकोप्रोटीन के आउटर कवरिंग के नीचे इसका मैट्रिक्स होता है जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। उसके अंदर फिर इसका न्यूक्लियोकैप्सिड है जिसके अंदर इसका आरएनए है जिसे एनआरएनए कहा जाता है, और ये जो आरएनए है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो सिर्फ 5 इकसाम की प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज कर सकता है। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 180 नैनोमीटर होती है और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 75 नैनोमीटर होती है। तो ये जो लीसा वायरस है ये जब किसी इंसान के या एनिमल की बॉडी में दाखिल हो जाता है तो उसके अंदर एक डिज़ीज़ की सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है जिसे आमतौर पर रेबीज़ बोला जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी सिम्टम्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम डायग्नोज़ कर सकते हैं कि ये रेबीज़ है या हाइड्रोफोबिया है या एक्वाफोबिया है। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं वायरस के जिस्म में दाखिल होने पर वो फ्लू लाइक होती हैं। जिस तरह फ्लू होता है, बुखार होता है, सर दर्द होता है, इस तरीके की। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ये फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्स होती चली जाती हैं। तो इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं उसमें फ़ीवर, तेज़ बुखार होता है, साथ उसके हेडेक, सर में दर्द होता है, इसके साथ नाज़िया, दिल ख़राब होना, मतली होना, और साथ वॉमिटिंग के आना भी शामिल हो सकता है। एजिटेशन, जिस्म के अंदर झटके लगना शुरू हो जाते हैं और पूरा जिस्म या टांगें या कोई भी पार्ट जो है वो झटके खाता है। उसके साथ साथ फिर जब ये जो वायरस है ये इंसान के नर्वस सिस्टम पर जाकर अटैक करता है तो उसके नतीजे में एंजाइटी और कन्फ्यूजन जो है वो होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ फिर हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, एक्टिविटी के हवाले से वो सिम्टम आ जाती हैं। डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग, ख़ास तौर पर पानी को निगलने में डिफ़िकल्टी होती है, जिसलिए ये जो इंसान हो या एनिमल हो जिसको रेबीज़ हो जाता है तो वो पानी से खौफ खाता है, पानी पीने से घबराता है, पानी देख के घबराता है, क्योंकि वो उससे सवालो नहीं हो पाता, और इस तरह एक तरह का खौफ उनके दिमाग में जो है वो बैठ जाता है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है। आम तौर पर जिन लोगों को रेबीज़ होती है उनके मुंह से झाग निकलता है, क्योंकि उनके जो थ्रोट यानी जो लेरिंग्स है और फेरिंग्स है वहाँ के जो मसल्स हैं वो स्पैज़म करते हैं, जिसके नतीजे में एक झाग सी बन जाती है सलाइवा की और वो मुंह के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाती है, या मुंह से रालें बहना शुरू हो जाती हैं। सलाइवा बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हेलुसिनेशन यानी अजीबो गरीब तरह के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं और अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं। तो जब हम ये वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो क्योंकि ये एनिमल्स के बाइट, काटने की वजह से होता है, तो इसकी ट्रांसमिशन को देख लेते हैं कि ये वायरस जो है ये इंसान के जिस्म में दाखिल कैसे होगा। क्योंकि एक जूनोटिक इन्फेक्शन है तो इसकी ट्रांसमिशन के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, यानी वो एनिमल जिसने आपको बाइट किया है, काटा है, उसको भी रेबीज़ होनी चाहिए।
तो ज़रूरी नहीं कि हर एनिमल जो है उसके अंदर ये वायरस मौजूद हो। तो अगर उस एनिमल में वायरस नहीं है तो डेफ़िनेटली वो वायरस आपकी बॉडी में भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो रैबिड था, यानी उसके अंदर रेबीज़ का वायरस मौजूद था, तो उसके सलाइवा के ज़रिए ये किसी दूसरे इंसान या एनिमल में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं? उसमें डॉग्स और कैट्स, क्योंकि डॉग्स बाइट्स जो हैं ये बहुत कॉमन हैं। अक्सर औक़ात आते जाते चलते फिरते जो एक कुत्ता है वो आपको काट लेता है। डॉग बाइट जो हैं ये मोस्ट लाइकली जो हैं ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा तकरीबन 50,000 से लेकर 60,000 तक, या अपने अपने कंट्रीज़ के हिसाब से फिर रेशो है कि ये इन्फेक्शन की शरह कितनी होगी। बिल्लियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। बाज़ औक़ात बैट्स, चमगादड़ें, कायोटीज़, भेड़िए वगैरह, फॉक्सेस, लूमड़, मंकीज़, इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी या कोई ऐसा मैमल जिसको आपने पाला है उसकी बॉडी में रेबीज़ है और उसने आपको काट लिया है, तो उससे भी इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस आ जाते हैं। इसके अलावा चूहे भी शामिल हैं और भी मुख्तलिफ़ तरह के एनिमल इस कैटेगरी में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि वो जानवर जो आपको बाइट कर रहा है या किसी दूसरे एनिमल को बाइट कर रहा है तो उसके अंदर भी रेबीज़ का वायरस मौजूद होना ज़रूरी है। इसके अलावा इनहेलिंग एरोसिलाइज्ड वायरस, बाज़ दफ़ा ये वायरस जो है फ़ज़ा में मौजूद है। जिस जगह पर वो एनिमल मौजूद है जिसको रेबीज़ है, या वहाँ पर कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको रेबीज़ है, तो उनकी बॉडी से निकल कर हवा में वायरस आ जाता है, तो उसको इनहेल करने से ये आपकी बॉडी में चला जाता है। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट विद इन्फेक्टिव टिश्यू, बाज़ औक़ात जिस्म के किसी हिस्से में वायरस जो है वो मौजूद है और आपने उस हिस्से का ट्रांसप्लांट कर दिया, जैसे लिवर है, तो जो इस इंसान में ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये वायरस उसकी बॉडी में भी पेनिट्रेट कर सकता है। इसके अलावा इनाकुलेशन थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए अगर हम कोई इंजेक्शन या टीका वगैरह लगाते हैं तो उसके ज़रिए भी सम टाइम्स वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब कोई एनिमल जिसको रैबिड हो, जब वो इंसान को या किसी दूसरे इंसान को बाइट करता है, काटता है, तो ज़ख़म के अंदर वायरस जो है वो दाखिल हो जाता है। तो ये पहली फ़ेज़ होती है जिसे इनक्यूबेशन फ़ेज़ कहते हैं। इनक्यूबेशन फ़ेज़ में जो वायरस है वो वाउंड के अंदर ही रहता है और वहाँ पर ये रेप्लिकेशन करता है। इसका जो बॉडी है वो पूरी की पूरी इंसान के या एनिमल की बॉडी के सेल्स में दाखिल हो जाती है। इसका जो एनवेलप है वो टूट जाता है और आरएनए जो है वो बाहर आ जाता है। ये आरएनए जो है ये फिर नॉर्मल हमारी बॉडी के सेल्स के न्यूक्लियस के ऊपर जाकर अटैक करता है। वहाँ पर हमारी मर्ज़ी का जो अपनी मर्ज़ी का जो आरएनए है वो सिंथेसाइज़ करवाता है, अपना प्रोटीन का बना हुआ कोट जो है वो बनाता है और फिर वहाँ से बर्ड ऑफ होकर बहुत ज़्यादा तादाद में अपने जैसे ही नए वायरस बना लेता है। तो ये जो इनक्यूबेशन फ़ेज़ है ये कई दिनों से लेकर कई हफ़्ते या कई महीने या कई साल तक जो है वो हो सकती है, और ये आहिस्ता 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 जिस्म के अंदर ये है ये मल्टीप्लाई होता रहता है। इनक्यूबेशन पीरियड्स के बाद फिर अगली फेज़ आ जाती है जिसे प्रोड्रोम फेज़ कहते हैं। प्रोड्रोम फेज़ जो है ये बेसिकली इनिशियल सिम्टम्स होती हैं किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से। तो हम यहाँ पर क्योंकि रेबीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो रेबीज़ की जो प्रोड्रोम फेज़ है उसमें जो वायरस है वो इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा, यानी वूंड वाले ज़ख़म से निकलेगा और ट्रैवल करता हुआ इंसान के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाएगा और वहाँ पर जाकर अटैक करना शुरू कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो इसकी जो रेबीज़ की जो सिम्टम्स हैं ये अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वायरस जो है नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है तो ये फ़ेज़ जो है ये तकरीबन 2 से 10 दिनों तक रहती है। उसके बाद फिर न्यूरोलॉजिक फ़ेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद नर्व सेल्स के अंदर। और फिर जो अभी मैंने यहाँ पे से जो आपको सिम्टम्स बताई हैं ये सारी की सारी जो हैं सिम्टम्स दाखिल होना अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। ये जो वायरस है जब ये इंसान के नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है तो फिर इसको ट्रीट करना, इसका इलाज करना नामुमकिन हो जाता है और इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर डेथ यानी मौत के मुंह में चला जाता है।
लेकिन एनी हो, जैसे ही अगर सिम्टम्स अपीयर हों या पता चले कि इंसान को किसी एनिमल ने काट लिया है, तो एहतियाती तौर पर इसको हॉस्पिटलाइज़ करवा देना चाहिए और वहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। ट्रीटमेंट में नंबर 1 ऑप्शन आती है कि रेबीज़ की वैक्सीन मिलती है, जो एहतियाती तौर पर लगा दी जाती है और ये प्रोटेक्शन मुहैया करती है रेबीज़ के वायरस के साथ साथ वायरस के लिए। उसके साथ साथ जहाँ पे ज़ख़म हुआ है वहाँ पर ह्यूमन रेबीज़ इम्यून ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिन्हें HRIG कहते हैं। इनका भी इंजेक्शन ज़ख़म के ऊपर लगाया जाता है, ताकि ज़ख़म की जगह पर अगर कोई वायरस इनक्यूबेशन फ़ेज़ में है तो वहाँ पर ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन अगर वायरस जो है ये इनक्यूबेशन फ़ेज़ से निकल कर न्यूरोलॉजिकल फ़ेज़ में दाखिल हो गया है, तो फिर इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम के अंदर एक बैरियर लगा होता है जो फ़िल्टर करता है तमाम केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे दिमाग तक पहुंच रहे होते हैं, ताकि कोई टॉक्सिक मटेरियल हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय ना कर सके। इसलिए ये जो हम वैक्सीन लगाते हैं या कोई एंटीबॉडीज़ देते हैं या कोई इस तरह का केमिकल इंजेक्ट करते हैं, तो वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और जो सिम्टम्स हैं वो फिर वायरस की शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं और उससे इंसान या जानवर की डेथ हो सकती है। अब इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रो मीन वाटर, फोबिया मीन नफ़रत। इस बीमारी में इंसान को या जानवर को बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का पानी से खौफ आ जाता है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि ये जो वायरस होता है ये इंसान के जिस्म में जाकर एक तो ये प्यास पैदा करता है, दूसरा सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, गले में स्पैज़म खिंचाव पैदा कर देता है, एजिटेशन होना शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पर पानी या फूड को निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या दिक्कत आती है। तो ऐसा मरीज़, ऐसा जानवर या ऐसा इंसान जब पानी पीने लगता है या देखता है तो उसे प्यास लगती है, तो उस प्यास को कवर करने के लिए जब वो पानी को देखता है तो उसे शदीद किस्म का खौफ आता है, जिससे वो पानी से बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसलिए इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं और ये खौफ इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि सम टाइम इंसान या जानवर की डेथ भी हो जाती है। तो अगर किसी जानवर को रेबीज़ हो तो उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे ये वायरस किसी दूसरे इंसान या जानवर में मुंतकिल हो सकता है, वो किसी को काट लेगा। इसी तरीके से बाज़ औक़ात एक इंसान को है तो उसको भी फ़ौरी तौर पर ट्रीट करवाना चाहिए, वरना वो किसी और दूसरे इंसान को काटने से ये वायरस उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब आपको एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि एक घोड़ा था, उसको रेबीज़ जो है उसको कुत्ते ने काट लिया और कुत्ते को जो है वो रेबीज़ होता है। तो कुत्ते को जब रेबीज़ होती है तो इसकी अलामतें ये होती हैं कि वो भौंकता नहीं है और वो अपना सर और कान नीचे करके तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और उसके मुंह से रालें निकल रही होती हैं। ऐसा डॉग, ऐसा कुत्ता जो भौंके ना और बड़ी खामोशी से भाग रहा हो, चल रहा हो और वो अचानक ही आपको बाइट कर लेगा। तो इस तरीके के जो डॉग हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, ताकि वायरस जो है वो ट्रांसफ़र ना हो। तो अब वो जो कुत्ता था उसने एक घोड़े को काट लिया, तो घोड़े को ज़ख़म के ज़रिए वायरस घोड़े में मुंतकिल हो गया और घोड़ा जो है उसको भी रेबीज़ हो गया। अब वो जो है बहुत ज़्यादा काटने को दौड़े। जब कोई इंसान उसके पास आना शुरू हो जाए तो किसी ने बताया कि इसको ये प्रॉब्लम जो है वो हो गया है, तो आप इसे पानी दिखाएं ताकि इसके खौफ से ये खुद ही मर जाए। फिर उन्होंने क्या किया कि घोड़े के आँखों के सामने उन्होंने पानी की बाल्टियाँ जो हैं वो गिराईं, तो उस पानी को देखकर उस घोड़े को इतना ज़्यादा खौफ फ़ील हुआ कि वो तड़प कर उसकी डेथ हो गई। तो ये जो हाइड्रोफोबिया होता है, रेबीज़ के पेशेंट होते हैं, इनको पानी से बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का खौफ आना शुरू हो जाता है। तो बचें ऐसे जानवरों से, ऐसे कुत्तों से जिनके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है रेबीज़ की। बहुत ही ख़तरनाक वायरस है और ये बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड होकर दूसरे जानवरों और इंसानों को भी जो है वो मुंतकिल हो सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय।